नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। विद्यार्थियों, हम इस क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे कि आजादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम विभिन्न क्षेत्रों की उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्षेत्रों को साथ लेकर चलने की हमारी प्रक्रिया रही है। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में भी पढ़ा था विद्यार्थियों, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं हो जाती है। वक्त गुजरता है, समय निकलता है, उसके साथ ही विभिन्न चुनौतियां भी सामने आती हैं। कुछ पुरानी समस्याएं भी होती हैं जिनका समाधान पूरी तरह से नहीं हो सका था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे के हदों को पार करके भी हुई। यहाँ विद्यार्थियों, स्वायत्तता का अर्थ होता है किसी विशेष स्थान या किसी विशेष राज्य को लेकर के अपनी संप्रभुता को व्यक्त करना, जिसमें निर्णय लेने की बेहतर स्थिति होती है कि वह निर्णय जो है राज्य अपने राज्य संबंधी सभी निर्णयों को वह ले सकता है, चाहे वे आर्थिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णय हो, सामाजिक निर्णय हो। किसी भी निर्णय को लेने की के लिए वह स्वतंत्र होता है। और स्वायत्त संगठन अथवा संस्थाएं जो होती हैं वो स्वतंत्र और स्वयं शासित होती हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे वे राज्य हो। तो हर एक क्षेत्र जो है अपने आप को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे के हदों को पार करके भी हुई है। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप भी ले लिया था बच्चों, और स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं को कभी कभार हिंसक रूप लिया और संघर्ष भी लंबा खींचा था। और इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुत से हथियार भी उठाए, और यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी। और इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जा सकता है। और इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठा लिया था। सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े, और इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सकें और समझ सकें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिला, और भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाया। लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयां आती हैं। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषा से अभिव्यक्त किया जाता है, और ये आकांक्षाएं स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती हैं। यहाँ जो पोस्टर दिखाया गया है विद्यार्थियों, उसे इस संदर्भ में विशेष कहा जाएगा कि उसमें 7 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट है कि इन भाषाओं के इस्तेमाल का उद्देश्य तमाम भारतीय नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाना है। पोस्टर यह बात साफ जाहिर करता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय भावनाओं से कोई बुनियादी टकराव नहीं है। आप देख सकते हैं अलग अलग भाषा में ये लिखा गया है। इन पोस्टरों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं और राष्ट्रीय भावनाएं जो हैं वो एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार का टकराव पैदा नहीं करती हैं, और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना पूरे देश के लिए जरूरी है। इस प्रकार के चित्रों को प्रदर्शित करता है। तो अब ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं का अध्याय 8, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र और राष्ट्र। क्षेत्र और राष्ट्र क्या है। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है, और इस दौर में देश के हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी। इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार भी उठाए, और सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। और इस क्रम में
इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता भी अख्तियार करना पड़ा और स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका और बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रह करके ही निपटा लिया जाए, मतलब उसका समाधान खोज लिया जाए। समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर भी उभरे, मतलब काफी हिंसा के स्वर भी जो हैं इसमें उभर चुके थे। भारत सरकार का नजरिया, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों में से बार बार गुजरी है और भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, हमने एकता की भावधारा से बंधे ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया विद्यार्थियों, जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशेषता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाएगा। अगर हम क्षेत्र को नकार देंगे तो निश्चित रूप से वह देश एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न राज्यों के मिलने और उनकी सांस्कृतिक विभिन्नता, इन सभी में एकता का स्वर, एकता की एक बद्धता अगर हमें देखने को मिलेगी, तभी राष्ट्र, वह देश जो है तभी राष्ट्र कहलाएगा। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया और लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति दी है। लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं विद्यार्थियों की विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा और किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी नहीं करेगा, लोगों की भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करेगा और इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती चली गई। और साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। कार्टून में देखिए किस प्रकार का व्यंग्य किया गया है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद अपने आप में खतरनाक नहीं है? कहने का मतलब है, जैसे जिस प्रकार से बताया गया है कि राष्ट्र के अंतर्गत या लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति की अभिव्यक्ति की अनुमति दी गई है, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं या क्षेत्रीय इच्छाएं जो हैं उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन उनको गलत तरीके से उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी नहीं की जाएगी क्षेत्रीय समस्याओं को आधार बनाकर। इसी तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती जाएंगी। तो इसमें यह व्यंग्य किया गया है कि क्षेत्रवाद जो है सांप्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है। ऐसा है क्या? इसके बाद बात आती है, ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जैसा कि सांप्रदायिक स्थिति में होता है ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की बृहत्तर आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले और जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तनाव के दायरे, हमने पहले अध्याय में भी ये पढ़ा था कि आजादी के तुरंत बाद हमारे देश के विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक परिवेशकों
का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आजादी के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर का मसला सामने आ चुका था और यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों को राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। इसी की तरह ही पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने का मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में, फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात भी उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक में उत्तरार्ध से पंजाबी भाषा लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बना दिए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन हुआ। कहा जाता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। बहरहाल इन समस्याओं का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल जाएगा। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम, मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करेंगे और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी घटनाओं और उनके उदाहरणों को भी याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे मामलों में मिली सफलता और विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पे एक व्यंग किया गया है। खतरे की बात हमेशा सीमांत के राज्यों में के संदर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? क्या इन सब के पीछे विदेशी हाथ ही होता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कि भारत ऐसा सबसे ज्यादा विभिन्नता लिए हुए ऐसा देश है जिसके कारण भारत में ऐसी मांगे, क्षेत्रीयता को पृथक करने की या स्वायत्तता की मांगे जो है वो हमेशा उठती रहती हैं। क्षेत्रीयता का अर्थ होता है देश में किसी क्षेत्र विशेष, राज्य, जाति आदि लोगों द्वारा कुछ मांग करना। जैसे यूरोपीय देशों ने इसे अपने लिए खतरा भी बताया, लेकिन हमने इसे खतरा नहीं मानते हुए इसका समाधान ढूंढने के विभिन्न प्रयास भी किए। और लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान भी करना चाहिए और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उनकी बातों को, उनकी मांगों को सुनना चाहिए। तो क्षेत्रीय आकांक्षा के हमने बहुत से उदाहरण इस पुस्तक में हम देखेंगे, जिसमें विशेष राज्यों की मांग आएगी, नदी जल बंटवारा, विशेष अनुदान, विशेष अधिकारों की मांग करना, भाषाई विवाद, अलग राज्य बनाने की मांग और अलग देश बनाने की मांग। ऐसी बहुत सी मांगे इसके अंतर्गत हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों हम जम्मू एवं कश्मीर के विवाद को और उसकी क्षेत्रीय आकांक्षा को हम समझेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।